हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट में कंपोनेंट्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट है क्या और किसने इसको डेवलप किया था। फिर नोड जेएस इंस्टॉलेशन देखा था और इंस्टॉलेशन के बाद हमने एक बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट किया था और ये उसकी कमांड थी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप ऐप नेम। तो ऐप नेम यहाँ पर जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा वेब एप्लीकेशन का वो लिखते हैं। फिर इसके बाद हमने मूव किया फोल्डर में और उस ऐप को स्टार्ट किया। और मैंने बताया था npx क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या है। तो बस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखो JSX भी बता दिया था, अब पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट के बारे में। तो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट एक रीयूजेबल पीस ऑफ कोड है दैट इज यूज्ड टू बिल्ड रिएक्ट ऐप। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। बेसिकली है क्या? एक रिएक्ट में जो कंपोनेंट है वो क्या है? रीयूजेबल कोड है, पीस ऑफ कोड है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम द्वारा, तभी समझ में आएगा। देखना जल्दी से ओपन हो जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। लेट्स ओपन। देखो, जब भी कोई एक, मान लो ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है ये, तो इसमें कोई वेब पेज होता है, हमारे पास वेब पेज होता है। तो वेब पेज किस चीज़ का बना होता है? HTML से बना होता है। उसमें क्या यूज हुआ होता है? तो उसमें यूज़ होता है क्या? एलिमेंट। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं। अब टैग्स कौन से? HTML टैग, बॉडी टैग, हेडिंग टैग के बाद डिव टैग, स्पैन टैग। तो बहुत सारी टैग्स होते हैं जो मतलब एलिमेंट्स से बिल्ड होता है। अब ऐसे ही रिएक्ट एप्लीकेशन होता है जो पूरा कंपोनेंट से बना हुआ होता है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन या फिर रिएक्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो पूरा कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। मतलब जैसे मैंने एक कंपोनेंट बनाया कि यहाँ पर हेडर रहेगा और हेडर के बाद यहाँ पर रहेगा साइड बार। तो एक्चुअल में ये हुआ क्या? मतलब हमारा जो कोड था हमने उसको कंपोनेंट में तोड़ दिया है और उसका काम हमने फिक्स कर दिया। तो ये साइड बार, ये हेडर और ऐसे ही ये मैंने मान लो बना लिया मेन सेक्शन। तो इस तरीके से ये क्या है? ये एक्चुअल में कंपोनेंट है। तो इन्हीं कंपोनेंट्स से मिलकर क्या बना होता है? हमारा वेब ऐप बना होता है जो रिएक्ट में रहता है। तो बेसिकली ये क्या है? कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिएक्ट एप्लीकेशन की, और जो रीयूजेबल होते हैं, जिन्हें हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो हम अपना खुद क्रिएट कर सकते हैं कंपोनेंट। सो सेल्फ कंटेंट पीस ऑफ यूजर इंटरेक्शन दैट कैन कंपोज्ड विद टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स यूआई। कॉम्प्लेक्स यूआई बिल्ड करने में ही मदद करता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये एक एप्लीकेशन बेसिक क्रिएट किया था और इसमें जो बेसिक चेंजेस थे, जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी, उनको हमने रिमूव किया था। तो ये एक रिएक्ट एप्लीकेशन है। अब इसमें जो कंपोनेंट है वो क्या है? तो कंपोनेंट पीस ऑफ कोड है। तो ये कंपोनेंट है, यहाँ पर जो ऐप है ये एक कंपोनेंट है। और इस के अंदर जाके देखें तो उसमें छोटा सा कोड लिखा है, ये जो रिएक्ट जेएस आ रहा है। अब इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो आउटपुट देखने के लिए कल भी कमांड बताई थी, npm स्टार्ट होती है। सबसे पहले ls, मैं जहाँ पर हूँ यही मेरा फोल्डर ओपन है, मतलब मेरा फोल्डर ओपन है प्रोजेक्ट वाला। और इसमें देखेंगे तो ऐप का नाम package.json एक फाइल होती है, node.js npm क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ऐप का नाम जो हमने रखा था वो, उसका वर्जन प्राइवेट, और ये जो लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज होती हैं प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ये तो हमने हटा दिया था, तो इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। इसको मैंने सेव किया। सेव किया। अब देखें, जब भी हमें स्टार्ट करना होता है तो npm स्टार्ट लिखते हैं तो ये कमांड रन होती है, जिससे हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन चल जाता है। तो बस इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कंट्रोल जे प्रेस करना है। मैं स्क्रीन कास्ट ओपन कर देता हूँ, कंट्रोल जे। तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर npm स्टार्ट। तो इससे हमारा जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर देख लीजिए वही स्क्रिप्ट आ रही है जो पैकेज डॉट जेसन में लिखा था। क्या लिखा था? स्क्रिप्ट लिखी थी, और वो स्क्रिप्ट ये रही। स्क्रिप्ट्स के अंदर स्टार्ट, मतलब हम npm यदि बिल्ड लिखें तो प्रोडक्शन बिल्ड इस रिएक्ट एप्लीकेशन का तैयार हो जाएगा।
तो अभी के लिए आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पर डेवलपमेंट सर्वर, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, तो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है और ब्राउज़र विंडो मेरे पास ओपन हो चुकी है। सो ये रही ब्राउज़र विंडो जो अभी लोड हो रही है। ये यार थोड़ा सा यहाँ पर लगेगा कि स्लो है, बट एक्चुअल में जो रिएक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा फास्टर है कंपेयर टू अदर वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट। तो देखना अभी ये चालू हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। ये देखना ये पोर्ट आ रहा है, इसको अपन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना ये आउटपुट आ चुका है। तो ये कहाँ से आ रहा है, मैंने बताया था ना कंपोनेंट से आ रहा है। कौन से कंपोनेंट से, ऐप कंपोनेंट से, इस वाले से। और इसको मैंने इंपोर्ट किया है ./करंट डायरेक्टरी ऐप से। तो ये कोड यहाँ से जा रहा है। अब ये तो बात थी कंपोनेंट की। अब इनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। मैंने यदि 2 बार किया और इसको सेव किया तो जो रिएक्ट JS है यहाँ पर 2 बार लिख के आएगा। तो ये एक्चुअल में हो कहाँ से रहा है, देखो स्टाइलिंग तो ये लगी है तो स्टाइलिश आ रहा है इससे, और इसकी ज़्यादा स्टाइलिंग आ रही है तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी अभी ज़रूरी नहीं है, हम खुद अपनी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है और यहाँ पर ये उसमें कंपोनेंट है। तो अब इस कंपोनेंट को बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। तो एक्चुअल में जो अभी ये कंपोनेंट यूज़ हुआ है, ये ऐसे जैसे ये कंपोनेंट है ऐसे ही हम और भी कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो अब देखो रेंडर ये हो रहा है ना ऐप, तो अब सब कुछ हमें कहाँ रखना है, इस ऐप के अंदर ही रखना है। इसके साइड बार से, मतलब दूसरे ऐप नहीं, डबल ऐप का नहीं क्रिएट करना है दूसरा कंपोनेंट, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब एप्लीकेशन तो एक ही रहेगा ना, तो सिंगल कंपोनेंट रखना है। जो भी कंपोनेंट रिपीट होंगे वो इस रिएक्ट कंपोनेंट में, जो ऐप कंपोनेंट है इसके अंदर होंगे, रिएक्ट के ऐप कंपोनेंट में। तो ये है हमारा मेन एप्लीकेशन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, और भी कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो जब मैं इसको देखो डुप्लीकेट करता हूँ तो डबल ऐप क्रिएट हो जाता है ये। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको सिंगल रहने देता हूँ, इसके अंदर यहाँ से ऐप में और भी कुछ यहाँ लिखूँगा तो वहाँ चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे मैंने ये लिखा और अब इसको मैं क्या करता हूँ, डेव में रैप कर देता हूँ। सो डेव, सो मैंने एक डेव क्रिएट किया और इसके अंदर एक p टैग यूज़ कर लिया, p फॉर पैराग्राफ। सो लॉरेम, और यहाँ पर मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट उठा लूँगा, आएगा नहीं आएगा, अभी तो नहीं आ रहे हैं। सो कुछ नहीं, हम लिख लेंगे दिस इज़ अ रैंडम वर्ड्स पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो कंपोनेंट है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और भी चेंजेस हैं मैं बताऊंगा। अब देखो और भी चेंजेस करने हैं तो क्या कर सकते हैं हम, और भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि देखना मैं अभी क्या कर रहा था, सिर्फ इसको रेंडर कर रहा था ये तो यहाँ पर एक हुआ। अब यदि मैं इसी को रिपीट कर दूँ, किसको, इस वाले को, तो इसको मुझे ऐसे रैप करना और इसको मैंने रिपीट किया। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, 2 बार रिएक्ट JS आना चाहिए। देखते हैं तो यहाँ पर एक एरर आएगी, क्यों, क्योंकि जो एक कंपोनेंट है, ऐप एक कंपोनेंट है, तो कोई भी कंपोनेंट एक बार में केवल एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है, या फिर कहें सिंगल कंपोनेंट को रिटर्न करता है। और अब यहाँ पर ये एक अलग ट्रीट किया जाएगा और ये एक अलग ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक सिंगल एंटिटी को रिटर्न कर सकता है, या सिंगल एलिमेंट को, या सिंगल ग्रुप को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के क्या सिबलिंग हैं। तो इनको क्या करना है, ग्रुप करना है। तो हम ऐसे कर देंगे, एक तो हम डेव में ग्रुप कर देंगे। देखो जो नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, HTML एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। तो डेव से हमने उसको ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर ये बन जाएगा एक सिंगल कंपोनेंट। तो ये यहाँ पर मैं डबल बार हेडिंग लिखूंगा तो यहाँ पर डबल बार आउटपुट आएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो अब नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो मैं डिप से क्रिएट करूँगा। और यदि ऐसा नहीं करना है तो और हेडिंग से भी 2 बार मुझे देनी है, तो मैंने ऐसे किया। तो देखो ये एरर आई। तो इसका एक सोल्यूशन होता है, मतलब एक इनबिल्ट टैग होता है
जिसे बोलते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेगमेंट, और यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो ये क्या है, ये भी एक टैग ही है जो रिएक्ट द्वारा प्रोवाइड है। तो इसके अंदर हमें अपना कंपोनेंट जो कंटेंट है वो डाल देना है। तो अब यहाँ पर सिबलिंग डालो चाहे कोई ग्रुप डालो, वो एक सिंगल रैपर के अंदर मतलब क्या करें, पैक हो जाएगा, और ये सिंगल कंपोनेंट इस ऐप द्वारा रिटर्न हो जाएगा, इस ऐप कंपोनेंट द्वारा, और वो यहाँ से रेंडर हो जाएगा वेब पेज पर। तो अब देखेंगे तो अब आउटपुट सही आ रहा है, लेकिन इसका सही तरीका मैं बताऊँ तो हर बार हमें फ्रेगमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हटा दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ, एम्प्टी। तो ये भी रिएक्ट फ्रेगमेंट ही है, नया ये रिएक्ट का फीचर है, ये भी रिएक्ट फ्रेगमेंट की तरह ही काम करता है, जहाँ हमें फ्रेगमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये एक कंपोनेंट तैयार कर सकते हैं। अब रिएक्ट में देखो, ये तो थे कंपोनेंट तैयार करने की बात, और भी हम यहाँ खुद का डायरेक्ट फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शन, अब एक मान लो मुझे नया क्या करना है, एक हेडर क्रिएट करना है जो एक अलग से कंपोनेंट होगा। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, JSX रिटर्न करेगा। JSX मैंने बता दिया था क्या है, एक फाइल एक्सटेंशन है। तो जो app.js है ये JS में भी वर्क करता है, और यहाँ लास्ट में मैं app.js लिख दूंगा तो भी वर्क करेगा। इसको सेव कर दूंगा, और अभी देखो यहाँ पर ये अभी परफेक्ट वर्क करेगा JSX लिखने के बाद भी। अब मुझे अलग से एक हेडर कंपोनेंट बनाना है, तो यहाँ मुझे एक कंपोनेंट बनाना है। तो कंपोनेंट ना दो तरीके के होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट को समझेंगे, फिर क्लास वाले को समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज केसेस की बात करें तो हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अब जैसे ये मैंने यहाँ बता दिया था कंपोनेंट क्या है, तो इसमें आगे क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, ये एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं दैट एक्सेप्ट प्रॉप्स। अभी मैं प्रॉप्स बताने वाला हूँ क्या है। और यहाँ पर रिटर्न JSX। JSX क्या एक कंबाइंड कोड है किसका, HTML और जावास्क्रिप्ट का। तो चलो एक कंपोनेंट बनाते हैं। तो अब ये फंक्शनल कंपोनेंट है, सिंपल फंक्शन बना लेना है और इस फंक्शन का नाम। और ये ध्यान रहे, देखो ये ध्यान रहे कि जो फंक्शन का नाम हो कैपिटल लेटर से शुरू हो, तभी ये रिएक्ट कंपोनेंट होगा। मतलब ये ऐसी बाइंडिंग तो नहीं है, पर हाँ ये डिनोट करता है बस। तो मैंने कैपिटल H रखा बस। अब ये क्या रिटर्न करेगा, JSX। JSX इज लाइक HTML विथ जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हमें रेंडर करना है क्या, एक कंपोनेंट। तो ऐसे कर लेंगे तो सिंगल कंपोनेंट हो जाएगा। जो बहुत सारे एलिमेंट थे वो सिंगल एक कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें हेडर देना। सो हेडर हम टैग दे सकते हैं, या फिर देखो ऐसे मैंने लिखा हेडर, और ये तो इस हेडर के अंदर हम अपना सब कुछ रेंडर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हेडर के अंदर क्या होगा, लोगो होगा किसी भी वेबसाइट का। तो रिएक्ट, हम लोगों की जगह क्या लिखते थे, अपना टाइटल रिएक्ट JS। और इसके अंदर लेफ्ट साइड या फिर सेंटर में कहें तो क्या हो सकता है, तो और भी कंपोनेंट्स या मेनूज हो सकती हैं। तो नेविगेशन हो सकता है, और इस नेविगेशन में बहुत सारे लिंक्स हो सकती हैं। सो लिंक्स यहाँ ऐड कर देंगे। तो लिंक ऐड करनी है तो क्या करेंगे, ए टैग का ही यूज़ करेंगे। बाद में बताऊंगा ए टैग का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आ रही होगी, इसको ना अभी के लिए क्या कर देना, इग्नोर। तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर जो पेज की लिंक देना चाहते हो वो दे सकते हैं। तो अब पेज कैसे क्रिएट करते हैं वो हम रिएक्ट राउटर डॉम में पढ़ेंगे जब राउटिंग ऐड कर देंगे। तो अभी के लिए सिर्फ लिंक्स हैं, और उन लिंक पर सिर्फ लिंक नहीं होगी, मतलब मैं टैब होंगे, मेनूज होंगे। तो मेनू क्रिएट कर लेते हैं। सो अब यहाँ हमें क्या करना है, मेनू क्रिएट करना है। तो स्पेस या फिर LI टैग का यूज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, मेनू, और क्या हो सकता है, अबाउट अस, और अबाउट अस के बाद कॉन्टैक्ट अस, और भी हम ऐड कर सकते हैं, इसकी टेंशन मत लेना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा,
एक कंपोनेंट क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब हमें इसको रेंडर भी करना है। रेंडर करना है तो ये रेंडर कहाँ होगा, मेन ऐप में होगा। तो सबसे ऊपर ऐप के ऊपर हम यहाँ क्या रख देंगे, हेडर, और ऐसे। तो ये एक HTML जो मतलब एम्प्टी एलिमेंट होता है उसकी तरह हम रेंडर कर सकते हैं इसको। अब ये रेंडर हमने कर दिया, तो इस हेडिंग के पहले क्या आएगा, हेडर आएगा। देख लेते हैं, ये हेडर आ चुका है, तो बिल्कुल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये था फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक और पॉइंट है जिस पर मैं नज़र डालना चाहता हूँ, वो क्या है, वो यहाँ पर एक्सेप्ट प्रॉप्स। तो ये प्रॉप्स क्या है वो अभी बताता हूँ। तो प्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज़। तो ये क्या है ना, प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेरेंट एलिमेंट द्वारा पास की जाती हैं। देखो ये है चाइल्ड, चाइल्ड क्यों, क्योंकि ये मैन कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो रहा है। तो ये पेरेंट और ये चाइल्ड, तो चाइल्ड जो द्वारा मतलब जो पेरेंट है उसके द्वारा जो प्रॉपर्टीज़ पास की जाती हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़, और इन प्रॉपर्टीज़ की हम यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। सो यहाँ टाइटल, और टाइटल क्या होगा, मान लो हमारे ऐप का नाम रिएक्ट ऐप। तो अब ये है ना, ये प्रॉप्स के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो हमें देना पड़ेगा प्रॉप्स। तो यहाँ पर जो भी हम जितने भी ये प्रॉप्स पास करेंगे तो यहाँ हमें इस प्रॉप्स में एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो सब आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, तो कंसोल लॉग और यहाँ प्रॉप्स, तो जो यहाँ पास किया है वो इस प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और यहाँ हम एक्सेसिबल कर सकते हैं। मतलब यार ये एक कंपोनेंट के बीच में डेटा फ्लो करने की टेक्निक है, और ये सिंगल मतलब यूनी डायरेक्शनल होती है। कभी भी पेरेंट से चाइल्ड की तरफ ही, पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ ही जो डेटा होगा वो रेंडर मतलब फ्लो होगा। अब जो टाइटल है वो हम क्या दे रहे हैं, इस वाले कंपोनेंट को दे रहे हैं टाइटल। तो अब ये डेटा क्या हो रहा है, ये वाला डेटा, ये इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है यूनी डायरेक्शनल तरीके से हेडर में, तो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखना है, हम इसको ओपन करेंगे ऐप को, और यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर देखना ये एक ऑब्जेक्ट आएगा और इस ऑब्जेक्ट में टाइटल हमारे पास आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ डी स्ट्रक्चर या फिर इस ऑब्जेक्ट से टाइटल प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने एक्सेस किया और कंसोल लॉक करा दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्ट ऐप आ जाएगा। अगेन रिफ्रेश करेंगे तो ये दो बार, ये डेवलपमेंट में ही आता है, एक टाइम प्रिंट करोगे तो यहाँ डबल टाइम प्रिंट होगा, वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर रिएक्ट ऐप आ रहा है, तो ये इस प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैंने कहा था ना JSX में हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। JSX इसीलिए बनाया गया था कि HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिख सकें। तो जो रिएक्ट ऐप है यहाँ हम क्या दे सकते हैं, प्रॉप्स डॉट टाइटल। प्रॉप्स क्यों नाम दिया, क्योंकि मैं यहाँ एक से अधिक वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ। तो DSC मतलब डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो प्रॉप्स डॉट टाइटल, तो टाइटल ही प्रिंट होगा। यहाँ पर मैं प्रॉप्स पास कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने टाइटल एक्सेस किया। तो इस प्रॉप्स में ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये प्रॉप एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ पर मैंने इससे इस ऑब्जेक्ट से टाइटल पर की निकाल ली है। इसको मैं आउटपुट देखूँगा तो क्या आएगा ये, और यहाँ पर देखना ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। अब ऐप का नाम क्या है, रिएक्ट ऐप, जो हमने यहाँ से सेंड किया था ये वाला। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर देखो हमने क्या किया है जब भी हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो इस तरीके से ये कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट, जैसे प्रॉप्स डॉट टाइटल, और इसके साथ हमें कुछ और ऐड करना है, मॉडिफाइड। तो देखो मॉडिफाइड भी आ जाएगा और रिएक्ट ऐप भी आ जाएगा, मतलब ये यार प्योर जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब देखो ये तो हमारा हो गया रिएक्ट में कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट के अंदर हम देखेंगे कि स्टाइलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखो स्टाइल ऐड करना है तो हम क्या करते थे, टैग के साथ ही यहाँ एक स्टाइल एलिमेंट मतलब इनलाइन स्टाइलिंग के लिए ये यहाँ पर देते थे।
तो मैंने स्टाइल लिखा और उसके इक्वल मैंने लिखा। तो अब ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, इसकी मुझे वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये कौन सी है, इनलाइन स्टाइल, अब ये देनी है, तो यहाँ मैंने स्टाइल लिखा। अब ये ब्रैकेट किस लिए यूज़ होते थे, जावास्क्रिप्ट के लिए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा। और जो पूरी स्टाइलिंग है CSS की, वो की वैल्यू पेयर में होती है, तो यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और यहाँ पर उसकी वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट पास की, उसमें की वैल्यू पेयर में सारी प्रॉपर्टीज़ पास कर दी। तो यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल के बाद उसको क्या स्टाइल करना था, देखो सबसे पहले होता क्या था HTML में, मेरा HTML कोई भी एलिमेंट मान लो H1, तो यहाँ मैंने स्टाइल लिखा और ऐसे मैं यहाँ पर वैल्यू दे पाता था, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे कलर और ये, तो ऐसे रेड में कर सकता था, ये H1 एलिमेंट है, ऐसे होता है HTML में। लेकिन अब यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट कोड को, तो यहाँ पर मुझे डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पेयर के रूप में पास करनी पड़ेगी, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कलर, और यहाँ पर हम और भी चीज़ें दे सकते हैं जैसे फॉन्ट साइज भी, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे तो भी चल जाएगा। तो ये देखो छोटा सा आएगा बिल्कुल, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही पिक्सल में लेता है। तो यहाँ पर जब कोई भी यूनिट पास करनी है तो स्ट्रिंग में पास करनी है 2 rem, इसको यहाँ जाके रिफ्रेश करना तो ये आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो और स्टाइलिंग का ऑब्जेक्ट हम अलग से बना सकते हैं, तो कॉन्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू ये, और मैं इसको ना क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा के इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा ये की वैल्यू पेयर। तो ये स्टाइल इस वेरिएबल में ऐड हुई और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पास कर दिया, सेव कर दिया। तो ये स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, जो अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से भी स्टाइल कर सकते हैं। और इसका अच्छा तरीका क्या है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इस कंपोनेंट का जो स्टाइल है वो और कहीं डिफाइन कर दो, कर सकते हैं। अब इसमें इस फाइल में कौन सी CSS फाइल लिंक है, app.css, तो मतलब हमारा कोड हम यहाँ लिखेंगे HTML का और वहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने app.css को इंक्लूड किया है। अब देखना फॉन्ट साइज और यहाँ पर 2 rem, तो ये 2 rem हो जाएगा। अब यहाँ रेड करना है तो कलर रेड कर सकते हैं, तो ये रेड हो गया, तो ये कलर रेड हो गया। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं और इसकी एक सेपरेट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो app.css है यही यूज़ करें, और ये फंक्शन भी हम कहीं और डिफाइन कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो अब हम एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक कंपोनेंट्स एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर मेरा क्या होगा, हेडर। तो हेडर क्या है, एक फोल्डर है और इसके अंदर header.jsx ये एक फाइल है। इस हेडर के अंदर एक स्टाइल फाइल लगा लेंगे, style.css स्टाइल करने के लिए। तो अब इस हेडर में कौन सा कोड होगा, app.jsx, इस कोड को यहाँ से हटाना है और इस हेडर में पेस्ट कर देना है। तो इस फाइल में पेस्ट कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट पड़ी हो तो यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट, और दूसरी जहाँ एक्सेस करना है उसका नाम, किसको एक्सपोर्ट किया है वो, और यहाँ पर फाइल का फंक्शन का नाम सो एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब जहाँ इंपोर्ट करोगे वहाँ में नाम देना पड़ेगा। तो अब यहाँ वहाँ से एक्सपोर्ट किया था, यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट किया था, हेडर है ना। कहाँ मैंने किया था एक्सपोर्ट, तो कंपोनेंट हेडर, हेडर के अंदर header.jsx। अब यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दोनों में वर्क करेगा। तो ये यहाँ पर सही से आ रहा है। अब देखना जो हेडर है, अब इसको लिंक करना है header.css को इस वाले HTML के साथ, मतलब JSX के साथ। सो इम्पोर्ट कुछ नहीं, इसमें लिखना है पाथ CSS का, तो ये मैंने पाथ लिख दिया। तो ये स्टाइलिंग कहाँ आ जाएगी, इस वाले के साथ ऐड हो जाएगी। अभी हमने यहाँ कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी है, तो हेडर यहाँ पर क्लास दे सकते हैं। सो हेडर और
ये टैग नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। सो हेडर मैंने सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज 2 rem और यहाँ पर कलर रेड। तो ये वाली स्टाइल जो मैंने वहाँ लिखी थी इस फाइल में, वो इस कंपोनेंट के साथ लिंक हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लिंक हो गई। तो मैंने एक अलग से फाइल में क्रिएट करके बता दिया। अब और क्या रह गया, तो कंपोनेंट में और भी बहुत कुछ है, अभी मैं बताऊंगा। तो इतना ही इसमें शायद रखते हैं। तो हेडर क्रिएट किया और अब स्टाइल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं इस हेडर कंपोनेंट को। ऐसे ही बहुत सारे फुटर कंपोनेंट्स हो सकते हैं और दूसरे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो हमने क्या जाना है कि जो कंपोनेंट होता है उसमें ये प्रॉप्स कैसे पास करें और उसका डेटा कैसे पास करें, और जाना कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं बाद में किसी दूसरे लेक्चर के साथ किसी दूसरे टॉपिक पर।